मोशन वाले चैप्टर में आपने दो तरीके के फोर्स पढ़े थे, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो ग्रेविटेशन भी ऐसा ही एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि दुनिया में हर ऑब्जेक्ट, यानी दुनिया में नहीं पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगा करके उसे अट्रैक्ट करता है। और इसके बहुत सारे फिनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे डेली हम चंद्रमा को देखते होंगे, वो हमारे गोले के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारा गोला सन का चक्कर काटता रहता है, और सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन का चक्कर काटते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर रहने के बजाय नीचे गिरने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। इन्हीं सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए न्यूटन बाबा ने हमको ये कंक्लूजन दिया है कि ये जो हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इस अट्रैक्शन के पीछे एक ही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं हमारे दिमाग में कि अगर अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है तो मून अर्थ पर आ क्यों नहीं जाता। तो देखो, क्योंकि अर्थ भी हमारा कॉन्स्टेंटली रोटेट करते करते सन के चक्कर लगा रहा है, इसलिए मून को एक प्रॉपर अर्थ का सरफेस नहीं मिल पाता अट्रैक्ट होने के लिए। अगर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना हो तो आप खुद अर्थ बन सकते हो और अपने हाथ में एक रस्सी बांध के उसके एंड पर एक पत्थर ले लेना, उसको मून कह सकते हैं। आप खुद भी रोटेट होना और उस पर भी फोर्स लगाना, उसको भी रोटेट करना। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसा करते रहोगे तो वो पत्थर यानी कि मून आपके पास अट्रैक्ट तो होगा, नीचे गिरना तो चाहेगा, लेकिन उसको प्रॉपर सरफेस नहीं मिलेगा, इसलिए वो आपके साथ आपके इर्द गिर्द घूमता ही रहेगा। इसके अलावा कभी भी ऑब्जेक्ट्स का सेंटर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो अर्थ का सेंटर ही मून के सेंटर को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको कि सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। और क्योंकि अर्थ के कांस्टेंट मोशन की वजह से उसका सेंटर की जो पोजीशन है वो कांस्टेंटली चेंज होती जा रही है, इसीलिए मून हमेशा उसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसको रिवॉल्व करता रहता है। अगर अर्थ अपना सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगा रहा होता मून पर, तो मून सर्कुलर मोशन की बजाय स्ट्रेट यूनिफॉर्म लाइन मोशन में आगे चला जाता। इसके अलावा न्यूटन बाबा का एक और ऑब्जर्वेशन था कि इनके सर पर एक बार एक एप्पल गिर गया था। तो यहाँ पर इन्होंने मोशन का थर्ड लॉ लगा लिया कि हर एक्शन का एक इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो इन्होंने सोचा कि अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो एप्पल भी तो अर्थ को अट्रैक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि मोशन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स तो दोनों में इक्वली लग रहा है। लेकिन मोशन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हमारी जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दोनों का मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल होगा। तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज्यादा है और एप्पल का मास बिल्कुल ही चिंदी है उसके सामने, तो अगर इन दोनों के फोर्स को इक्वल होना है तो एप्पल के एक्सेलरेशन को बहुत ज्यादा होना होगा अर्थ के एक्सेलरेशन से। तो इसीलिए क्योंकि अर्थ के मुकाबले एप्पल बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटेड है, तो वो ही हमें मूव करता हुआ दिखता है अर्थ की तरफ। और इसी रीजन की वजह से हमारे जो सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट्स हैं वो सन का चक्कर लगा रहे हैं। सन थोड़ी ना किसी के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर क्यों मून अर्थ का चक्कर लगा रहा होता है? उसको भी तो सन को रिवॉल्व करना चाहिए। या फिर अर्थ क्यों सन का चक्कर लगा रहा है? अर्थ से भी भारी तो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर, अर्थ से ज्यादा मास होगा उसका, तो अर्थ को जुपिटर का चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस वेरी करता है। सेम ऐसा ही तो मैग्नेट में भी होता है। अगर आप दो मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स को दूर ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर पास लाओगे तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे। देखो, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है ना, अगर दो चीजें हैं जैसे ए है बी है, दोनों का कुछ ना कुछ मास होगा और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा इन दोनों के बीच के डिस्टेंस स्क्वायर से। यानी अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन कम होगा। लेकिन अगर सिर्फ यही बात है तो क्रिकेट खेलते टाइम वो बॉल सीधा हमारे हाथ पे आके क्यों नहीं चिपक जाती, वो नीचे क्यों गिरती है? या फिर अगर अभी आप ये वीडियो को अपने डिवाइस से देख रहे हो, तो अगर आप अपने डिवाइस को छोड़ दो तो आपका डिवाइस आपके हाथ से अट्रैक्टेड रहने के बजाय अर्थ से अट्रैक्ट होने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास प्रोडक्ट से। यानी अगर आपको किसी भी दो ऑब्जेक्ट का मास और डिस्टेंस पता है उनके बीच का, तो आप उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स भी पता कर सकते हो। क्योंकि रिमेंबर, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ऑब्जेक्ट के मास प्रोडक्ट से और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होता है उनके डिस्टेंस स्क्वायर से। और अगर हमें यहाँ का ये प्रोपोर्शन वाला साइन हटाना है और इक्वल लगाना है, तो यहाँ पर हमें एक कोई कांस्टेंट चाहिए, जिसके लिए हमारे पास हेनरी कैवेंडिश के द्वारा दिया गया एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। कुछ बहुत ही बैलेंस्ड एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये वैल्यू निकाली गई है जी की, सो यू कैन ऑल्सो एक्सेप्ट इट and you have to remember it also।
और अगर आपको इसका जो यूनिट है वो पता करना है तो इसके लिए आप g को एक साइड करते हुए फोर्स से डिस्टेंस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो और ये जो दोनों के मासेस प्रोडक्ट में है उनको यहाँ पर लाके डिवाइड कर दो एंड देन यू विल गेट दैट g इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर बाय m इंटू m। अब देखो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और उधर स्क्वायर लगाया तो इधर भी लगा देंगे, और जो मास है उसका यूनिट होता है kg, और क्योंकि मास 2 है तो हम यहाँ पर kg स्क्वायर भी लगा देंगे। सो दैट्स हाउ यू विल गेट इट एज 6.673 इंटू 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Now this was the most important thing you could take from this chapter. Just give it a permanent place in your head and remember it. लेकिन यार अगर हर चीज़ का एक दूसरे से अट्रैक्शन हो रहा है तो हर चीज़ एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होती हुई दिखती क्यों नहीं है? हर चीज़ बस अर्थ से अट्रैक्ट होती हुई क्यों दिखती है? सो यू कैन इमेजिन इट लाइक ऑल द मैटर इन दिस यूनिवर्स इज मैग्नेट विद वेरिएबल साइजेस एंड शेप्स एंड ऑल आर ऑलरेडी अट्रैक्टेड टू द बिगेस्ट मैग्नेट। तो ऑब्वियसली अगर छोटे छोटे बहुत सारे मैग्नेट्स एक बड़े से मैग्नेट से अट्रैक्टेड हैं तो उनको एक दूसरे के बीच का अट्रैक्शन फील नहीं होगा। So this was our universal law of gravitation in which we saw every object in the universe attracts every other object with a force. जिस force को count भी किया जा सकता है इस amazing formula से। अब इसके next part में we will see free fall in detail.